कितनी बार यह बात बताई जाए कि कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के विधायक 40% कमीशन मांगते हैं और घूस खाते हैं। अगर भ्रष्टाचार को लेकर ईमानदारी होती तो मोदी सरकार की एजेंसियां कथित रूप से घूस मांगने वाले बीजेपी विधायकों के घर घर से सारे कैश निकाल रही होती, जैसा इस खबर में देखने को मिलता है। बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे 40 लाख घूस लेते पकड़े गए और बेटे के घर और कार्यालय से करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने विरूपक्षप्पा को अग्रिम जमानत दे दी है। इनके बेटे का ठिकाना फिलहाल पता नहीं। इतना पैसा जो घूस लेता होगा, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता होगा? तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां क्यों नहीं गई उन पर रेड करने? विपक्ष का सवाल है कि जिनके पास काला धन है, क्या वे बीजेपी में नहीं है, या काला धन वाले खुद को बचाने के लिए बीजेपी में लाए जाते हैं? 8 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं इसी बयान में कि आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए। ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। लेकिन क्या यही बात बीजेपी के बारे में नहीं कही जा सकती है कि ईडी के कारण विपक्ष टूट टूट कर बीजेपी में जा रहा है और बीजेपी के लोगों के यहां जांच एजेंसियां कदम तक नहीं रखती हैं? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कुछ भाजपा नेताओं को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने क्लीन चिट दे दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए दिसंबर जनवरी 2023 में 4 भाजपा नेताओं को क्लीन चिट मिली है। कर्नाटक में जांच नहीं होती है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तब आम आदमी पार्टी की आलोचना हुई कि जब इन जांच एजेंसियों ने दूसरे दलों के नेताओं को परेशान किया तब आम आदमी पार्टी चुप रही। इस बार अरविंद केजरीवाल ने राबड़ी देवी के यहां सीबीआई की धमक की निंदा की है। उन्होंने एक भाषण में कहा है कि विपक्ष के सदस्यों पर की जा रही रेड शर्मनाक है। यह ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। या तो उन राज्यों में ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों को तंग किया जाता है या राज्यपाल के जरिए उनको तंग किया जाता है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा और देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलकर काम करेंगे। यही नहीं, केजरीवाल को केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का धन्यवाद करना पड़ा है। विजयन ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर सवाल उठते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर जांच में अड़चनों से बचने के लिए गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं था तो और बात थी, पर अगर ऐसा नहीं था तो उनकी गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए था। जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष कब से आरोप लगा रहा है। मनोज झा ने पहले भी केजरीवाल को सतर्क किया था, मगर केजरीवाल को यहां तक आने में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का इंतजार करना पड़ा। जब विपक्षी दलों ने जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर पत्र लिखा तो उस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दस्तखत कर दिए। जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर केजरीवाल अगर विपक्षी दलों के साथ रहते हैं तो उसका राजनीतिक रुख क्या होगा, अभी नहीं कहा जा सकता है। क्या विपक्षी दल जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं, और उतरेंगे तो क्या देश की जनता उनका साथ देगी? क्या जनता के लिए यह सवाल मायने भी रखता है कि विपक्ष को इस तरह से खत्म कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र और जनता का क्या होगा? देश तो फिर भी रहेगा, मगर उस भौगोलिक सीमा के भीतर जनता कहीं गुलाम तो नहीं हो जाएगी या बेआवाज आजाद रहेगी। यह चुनाव जनता को करना पड़ेगा। बिना विपक्ष के जनता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम विपक्षी दलों के पत्र का कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं ताकि यह बात रिकॉर्ड पर रहे। यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के घोर दुरुपयोग को देखें तो ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं।
आपके प्रशासन के तहत 2014 के बाद से जिन प्रमुख राजनेताओं पर मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन पर हमला किया गया है और जिन पर जांच एजेंसियों ने मुकदमा चलाया है, उनमें से अधिकांश विपक्ष के नेता हैं। मजे की बात यह है कि भाजपा में शामिल हुए विपक्षी नेताओं के मामले की जांच में जांच एजेंसियां संयम बरत रही हैं। 2014 के बाद से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने, केस दर्ज करने और गिरफ्तार करने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, संजय राउत, शिवसेना, आजम खान, समाजवादी पार्टी, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी आदि हो सकते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए संदेह होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र में शासक वर्ग के सहायक विभागों के रूप में काम कर रही हैं। इसी पत्र में यह भी लिखा गया है कि 2014 और 15 में सीबीआई और ईडी ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व सदस्य और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की जांच की थी, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने के बाद मामले की जांच पर पानी फिर गया। इस तरह नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का सीबीआई और ईडी ने पीछा किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल होने के बाद मामले में कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई। महाराष्ट्र के नारायण राणे सहित कई अन्य उदाहरण हैं। इंटरनेशनल फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एसबीआई और एलआईसी को हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि एसबीआई और एलआईसी को एक कंपनी विशेष में 78,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के कारण घाटा हुआ है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के बावजूद संबंधित संस्थाओं की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां आगे क्यों नहीं आ रही हैं। इस पत्र में यह भी लिखा है कि केवल जांच एजेंसियां ही नहीं, राज्यपालों ने भी विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। ऐसे उदाहरणों से अब केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि इस पत्र पर पंजाब, बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के भी दस्तखत हैं। इन सब बातों से जनता को भी फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग निराशा में ऐसी बात कह देते हैं। हो सकता है यह बात सही भी हो, लेकिन जनता को याद रखना होगा कि लोकतंत्र की प्रहरी वही है। अगर उससे सुरक्षा में चूक हो गई तो यही सब खतरे एक दिन उसके घर भी पहुंचेंगे। जब आपके घर उजाड़े जाएंगे, बैंक वाले आपको सताएंगे और बड़े उद्योगपतियों के लोन को दूसरे तरीके से माफ करेंगे या टाल देंगे, तब आपके लिए कोई आवाज नहीं बचेगी। बेशक आपके जीने के लिए त्योहार बचे रहेंगे, उन्हें मनाकर आप खुश रह सकते हैं कि आप कम से कम होली तो मना रहे हैं। लोकतंत्र की होलिका जल रही है, जनता रंगों की होली मना रही है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।